चलिए हम लोग देखते हैं पार्ट 3 अवोगाद्रो का नियम। तो जैसा कि पहले आप लोग गैलू-सैक का नियम देख चुके हैं, गैलू-सैक के नियम से एकदम संबंधित होता है आपका अवोगाद्रो का नियम। इन्होंने क्या कहा कि समान ताप एवं दाब पर भिन्न भिन्न गैसों के समान आयतनों में उनके अणुओं की संख्या जो होगी क्या होगी, हमेशा समान। बस इन्होंने ये कहा अवोगाद्रो ने ये कहा गैलू-सैक का जो नियम था उसी नियम से को थोड़ा सा उन्होंने बढ़ा दिया। तो उन्होंने कहा क्या कि समान ताप एवं दाब पर भिन्न भिन्न गैसों के समान आयतनों में उनके अणुओं की संख्या समान होती है। जैसे पहले वाले एग्जाम्पल को हम लोग लेकर चलते हैं H2O को। अगर मान लीजिए दो हम लोग क्या लेते हैं पात्र, एक पात्र मान लीजिए हमारा यहाँ पर ये है और ये दूसरा पात्र ये है। अब क्या करते हैं, दोनों पात्र में, एक पात्र में हम लोग लेते हैं हाइड्रोजन के अणु को और दूसरे पात्र में लेते हैं किसके, ऑक्सीजन के अणु को। तो यहाँ पर देखिए ये मान लीजिए आपका क्या है, एक हाइड्रोजन ये है, एक हाइड्रोजन ये है। अब यहाँ पर देखिए अगर मान ले रहे हैं हम लोग कि अणुओं की संख्या 8 है इस तरीके का ये, और यहाँ पर भी अणुओं की संख्या आपकी देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये है। अब हम लोग बात करते हैं ऑक्सीजन के, तो ये ऑक्सीजन के अणु है आपके 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से। अब यहाँ पर होगा क्या, अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब आपस में विक्रिया करते हैं तो निर्माण किसका करते हैं, H2O का। तो जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में विक्रिया करके H2O का निर्माण करते हैं, तो जब यहाँ H2O बनता है तो H2O बनने के फलस्वरूप होता क्या है कि जो आपके ऑक्सीजन के अणुओं की संख्या होती है वो कम हो जाती है, हाइड्रोजन के अणुओं की संख्या क्या हो जाती है, अधिक। तो हाइड्रोजन के अणुओं की संख्या ज़्यादा हो जाती है और लेकिन आपका जो ऑक्सीजन होते हैं, ऑक्सीजन के अणुओं की संख्या लेस मात्र रहती है, बहुत ही अधिक कम हो जाती है। ठीक है, तो इसी के बारे में उन्होंने बताया अवोगाद्रो ने। ठीक, अब यहाँ पर देखिए अवोगाद्रो संख्या जो होती है, इस अवोगाद्रो संख्या को हम लोग प्रदर्शित करते हैं Na से, और इसका जो कैपिटल N होता है अवोगाद्रो नंबर, तो इसका जो मान होता है आपका 6.023 इंटू 10 के घाते 23, ये होता है आपका इसका मान अवोगाद्रो नंबर का। ठीक, तो अवोगाद्रो ने क्या कहा कि आपका समान ताप एवं दाब पर दो समान आयतनों में, दो गैसों के समान आयतनों में उनके अणुओं की संख्या हमेशा क्या होगी, समान। ठीक है, अगर इनका आयतन अगर समान होगा तो अणु की संख्या भी क्या होगी, समान। और इसके लिए इन्होंने प्रूव किया, वही पिछले वाले एग्जाम्पल को लिया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिलकर के किसका निर्माण करते हैं, जल बनने के। तो हाइड्रोजन के कितने आयतन हैं, 2 आयतन, और ऑक्सीजन के कितने आयतन हैं, 1। अब ये दोनों मिलकर के जब H2O का निर्माण कर लेते हैं तो यहाँ पर जो है आपका जल का जब निर्माण होता है तो इसमें ऑक्सीजन लेस मात्र बचता है, हाइड्रोजन की मात्रा ज़्यादा होती है और ऑक्सीजन की मात्रा क्या होती है, कम। यानी अब यहाँ अगर हम लोग देखेंगे तो इस डिब्बे में तो अणुओं की संख्या समान है, लेकिन यहाँ पर जो डिब्बा अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो इसमें क्या है, हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा होगी, हाइड्रोजन की संख्या मान लीजिए ये है और ऑक्सीजन की संख्या कम। ठीक, तो इससे इन्होंने सिद्ध कर दिया कि हाइड्रोजन क्या है, अधिक, और ऑक्सीजन क्या है, लेस मात्र। और लेकिन इन्होंने बताया कि बिना इसके इसका निर्माण नहीं हो सकता है। अब इसके बाद इसमें आपका आ गया डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। तो डाल्टन देखो परमाणु के बारे में बताने वाले हैं, डाल्टन से पहले परमाणु के बारे में बताने वाले महर्षि कणाद, फकुदा कात्यायान और उनके अतिरिक्त कई वैज्ञानिक हैं, जिसमें आपके आते हैं डेमोक्रिट्स, और 2 वैज्ञानिक और हैं जिनका नाम इसमें नहीं दिया है। एक तो आपका अरस्तु भी है, डेमोक्रिट्स हैं, फकुदा कात्यायान है, महर्षि कणाद हैं, उसके बाद जाल डाल्टन है। तो जाल डाल्टन ने कहा क्या, जाल डाल्टन ने बस इतना कहा कि परमाणु जो होते हैं अविभाज्य कण होते हैं। क्या होते हैं, अविभाज्य कण होते हैं, उन्हें तोड़ा नहीं जा सकता है। ठीक है, और उन्होंने क्या कहा कि जो परमाणु होते हैं ये अविनाशी है, न इनको बनाया जा सकता है और न ही इन्हें नष्ट किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त उन्होंने क्या कहा कि जो परमाणु होते हैं ये छोटे छोटे कणों से मिलकर के बने होते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, परमाणु। ठीक है, तो
इनके परमाणु सिद्धांत को बाद में गलत कर दिया गया है। लेकिन अभी हम लोग तो इतना जानेंगे कि डाल्टन ने क्या कहा था कि परमाणु जो होते हैं अविभाज्य कण होते हैं और वह छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, उन्हें कभी भी नष्ट नहीं किया जा सकता है और न ही उन्हें बनाया जा सकता है। ये द्रव्यमान संरक्षण के नियम के आधार पर इन्होंने बताया था कि परमाणु को क्या किया जा सकता है, न उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं औसत परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, या औसत परमाणु द्रव्यमान निकालेंगे कैसे। तो देखिए औसत परमाणु द्रव्यमान निकालने के लिए निकालते कैसे हैं, या औसत परमाणु द्रव्यमान बराबर होता क्या है, औसत परमाणु द्रव्यमान बराबर होता है आपका आपेक्षिक परमाणु द्रव्यमान, या आपेक्षिक बहुलता कह सकते हैं, आपेक्षिक बहुल्यता अपान या तो इससे निकाल लेते हैं या तो इसका हम लोग मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हैं, ठीक है। और इनटू परमाणु द्रव्यमान कर लेंगे तब भी निकल जाएगा, इनटू परमाणु द्रव्यमान तो अब देखिए इसको हम लोग निकालेंगे कैसे, होगा क्या, आपेक्षिक का मतलब हम लोग ये कह सकते हैं जो समस्थानिक। तो जैसे पहला एग्जांपल हम लोग लेकर चलते हैं कार्बन, तो कार्बन के 3 समस्थानिक होते हैं, कार्बन के 3 समस्थानिक होते हैं। कार्बन के 3 समस्थानिक, तो कार्बन का जो पहला समस्थानिक होता है उसे हम लोग कहते हैं C12, दूसरा C13, तीसरा जो होता है C14, इस तरीके से C14। तो अब यहाँ पर देखेंगे तो इसमें जो कार्बन का परसेंटेज होता है, तो पहला जो होता है आपका, इसमें कार्बन का परसेंटेज आपका होता है 98.98% कार्बन होता है, और दूसरा जो होता है उसमें होता है आपका 1.08%, और तीसरा जो होता है उसमें आपका 2 × 10⁻⁻10 इतना होता है। और वास्तविक की अगर बात किया जाए तो पहले वाले में देखिए ये होता है आपका 12 जो आपका परमाणु द्रव्यमान होता है, और दूसरे का होता है आपका 13.0033 13.0033 ये होता है आपका, ये आपेक्षिक होता है, आपेक्षिक। और ये आपका जो होता है इसे हम लोग कहते हैं परमाणु द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान ये। और तीसरे वाले का जो होता है आपका 14.0014 ये होते हैं, या 3 1 है 3 1। अब यहाँ पर हम लोग क्या करना है, औसत परमाणु द्रव्यमान निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो देखिए जो आपेक्षिक ये परसेंटेज दिया रहता है, तो परसेंटेज निकालने के लिए हमेशा हम लोग क्या करते हैं 100 से भाग देंगे, या तो इसी फार्मूले में हम लोग बटे 100 कर दें, या तो पहले क्या करें, यदि हम लोग 100 का इसमें भाग देंगे तो दशमलव कहाँ चला जाएगा, 2 अंक और उधर चला जाएगा ही नहीं। यदि इसका हम लोग को निकालना है तो कैसे निकालेंगे, अब देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, औसत निकालना है आपको, औसत परमाणु द्रव्यमान। तो पहले में अगर 100 का भाग दे देंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 0.9889 हो जाएगा, 89। अब यहाँ पर देखिए, अब हम लोग बात करते हैं इसका परमाणु द्रव्यमान तो कितना है 12, फिर दूसरे का बात करते हैं। अब दूसरे का परमाणु द्रव्यमान कितना हो जाएगा आपका, ये कितना है 1.08। तो यदि हम लोग इसमें क्या करेंगे 100 का अगर भाग देंगे तो दशमलव और उधर चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा आपका 0.01
0.08 हो जाएगा। ठीक, और यहां पर देखेंगे इसका जो आपका परमाणु द्रव्यमान है कितना है, वो गुणा कर देंगे यहां पर 13.0033। ठीक है, फिर प्लस इसके अगर परमाणु द्रव्यमान की बात किया जाए तो ये कितना है आपका 2 × 10 के घाते -10। ठीक है, और कितना हो जाएगा आपका इंटू 14.0031। ये जब हम लोग क्या करेंगे, जब इसको आप पूरा टोटल सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका 12.011 यूनिफाइड वैल्यू। तो ये जो आ गया आपका कार्बन का अपेक्षित द्रव्यमान। तो जैसे औसत परमाणु द्रव्यमान निकालने के लिए हम लोग करेंगे क्या, अपेक्षित जो है आपका परमाणु द्रव्यमान है बहुलता दिया रहेगा, परसेंटेज में दिया रहता है। तो अच्छा ये कितना है, ये चलिए थोड़ा मिस्टेक हो गया है, 1.01 होता है। ठीक है, ठीक, तो यहां पर तो आपका हो जाएगा आपका यहां थोड़ा सा 0.01। ठीक, अब ठीक है, तो इस तरीके से आप निकाल लेंगे। औसत परमाणु द्रव्यमान निकालने के लिए आप कैसे निकालेंगे, जो आपेक्षिक बहुलता है परसेंटेज में होता है। तो पहले इसमें क्या करेंगे हम लोग, 100% 100 पर निकलता है तो 100 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। इस तरीके से आप निकाल लीजिए, या इसके बटे 100 कर दीजिए तब भी तो निकल जाएगा। इसके बटे भी 100 कर दीजिए, इसके बटे भी 100 कर दीजिए, इसके बटे भी 100 कर दीजिए, या तो यहाँ 100 का भाग देकर, यहाँ 100 का भाग देकर, यहाँ 100 का भाग देकर। पहले हम लोग क्या करेंगे, दशमलव को और इधर लेकर चले जाएंगे, और उसके बाद ये जो है आपका परमाणु द्रव्यमान, उसके बाद जो परमाणु द्रव्यमान है उस परमाणु द्रव्यमान का हम लोग क्या कर दे रहे हैं, गुणा कर दे रहे हैं। ठीक, तो ये देखिए आपका अपेक्षिक बहुलता इतना है। ये कहाँ से इतना आया, जब इसमें हम लोग क्या किए हैं, कितने का भाग दे दिए, 100 का। जब 100 का भाग दे दिए तो 0.2 अंक इधर चला गया, तो 12 का गुणा कर देंगे। फिर इसी तरीके से यहाँ पर भी हम लोग 100 का भाग दे देंगे तो 2 अंक चला जाएगा। फिर यहाँ पर हम लोग का जो वैल्यू है उसका गुणा कर देंगे, फिर लास्ट में जो है उसमें गुणा कर देंगे। जब टोटल इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आएगा 12.011 यूनिफाइड वैल्यू। ठीक है, इस तरीके से आप लोग निकाल लेंगे। अब हम लोग बात करते हैं आणविक द्रव्यमान कैसे निकालते हैं इसका। अगर मान लीजिए कोई मॉलिक्यूल है, उसका आणविक द्रव्यमान आपको निकालना हो, जैसे एग्जाम्पल हम लोग लेकर चलते हैं CH4 का ही। अब मान लीजिए CH4 का आणविक द्रव्यमान आपको निकालना है, तो आणविक द्रव्यमान निकालना बहुत ज़्यादा सिंपल होता है। बस इसको हम लोग निकालेंगे कैसे आणविक द्रव्यमान को, देखिए जैसे आपका CH4 है, यदि CH4 का हमें आणविक द्रव्यमान निकालना हो तो इधर देखो, जो कार्बन का द्रव्यमान होगा, ठीक है, कार्बन का परमाणु द्रव्यमान और हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान, दोनों का गुणा कर देंगे। जब दोनों का गुणा कर देंगे तो आणविक द्रव्यमान निकल जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कि आणविक द्रव्यमान बराबर क्या लिखेंगे, आणविक द्रव्यमान बराबर आणविक द्रव्यमान बराबर ठीक है, हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान, हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान, और उसके बाद मैंने क्या कहा, उसके बाद हम लोग क्या कर देंगे, प्लस ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान, ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान। ठीक है, तो यहां देखिए पहले हाइड्रोजन की बात किया जाए तो हाइड्रोजन में जो है कि परमाणुओं का अणुओं की संख्या कितनी है, 4। तो हम लोग क्या करेंगे 4, और इसका जो हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान होता है वो कितना होता है 1, तो 4 × 1 कर देंगे, प्लस कार्बन के अगर परमाणु द्रव्यमान की बात किया जाए तो कितना होगा 12, और कार्बन की संख्या कितनी है 1, तो हम लोग लिख सकते हैं 1 × 12। अगर हम लोग सॉल्व कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 4,
और ये आपका कितना हो जाएगा 12, और इसका आणविक द्रव्यमान कितना हो जाएगा 16। इस तरीके से निकाल लेंगे। मान लीजिए नेक्स्ट का एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं NH3। यदि NH3 का आपको निकालना हो परमाणु द्रव्यमान क्या करेंगे, नाइट्रोजन का परमाणु भार कितना होता है 14 इंटू हाइड्रोजन का कितना होता है, एक हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 3 हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 1 इंटू 3 हो जाएगा, तो ये आपका कितना हो जाएगा 17। इस तरीके से निकाल लेंगे। ठीक है, और एग्जाम्पल को देख लेते हैं। मान लीजिए ग्लूकोज का आपको निकालना हो या C2H5OH का। अब इसी का आपसे पूछ दिया जाए आणविक द्रव्यमान क्या होगा, तो कैसे निकालेंगे। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, कार्बन, तो कार्बन का परमाणु द्रव्यमान और उसमें जो अणुओं की संख्या है तो कितने हैं 2, तो क्या कर देंगे 2 इंटू 12 प्लस एक हाइड्रोजन का 1 होगा और इसमें 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस 16 इंटू 1 प्लस क्या हो जाएगा आपका 1। ठीक है, चलिए ये कितना हो जाएगा आपका 12 दूना 24 प्लस 5 प्लस 16 प्लस 1। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए, कितना आया 6 1 7 7 5 12 12 4 16 की 6, और यहाँ पर देखिए 1 2 3 1 4 46। ठीक है, इस तरीके से हम लोग निकाल लेंगे इसको। अब इसके बाद बात करते हैं हम लोग सूत्र द्रव्यमान या सूत्र को कैसे निकालेंगे। सूत्र द्रव्यमान भी निकालना एकदम सिंपल होता है, इसी तरीके से उसको भी हम लोग निकाल लेते हैं। बस करते क्या है, जो द्रव्यमान दिया रहता है उस द्रव्यमान को हम लोग जोड़ देते हैं। जैसे मान लीजिए NaCl, अब इसका यदि आपसे पूछ दिया जाए सूत्र द्रव्यमान बताइए क्या है, तो NaCl के लिए अगर बात करें तो Na सोडियम का जो परमाणु भार होता है कितना होता है 23, और क्लोरीन का जो परमाणु भार होता है वो 35.5 होता है ना। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जब जोड़ देंगे तो जो वैल्यू आएगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे सूत्र द्रव्यमान, ये आएगा 58.5 यूनिफाइड वैल्यू। ठीक है, अगर मैं आपसे कह दूं कि ये Cl का बताइए, तो ये Cl का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, हाइड्रोजन का 1 हो जाएगा, क्लोरीन का 35.5 हो जाएगा, और इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 36.5। ठीक है, तो इसको कहते हैं क्या सूत्र द्रव्यमान। ठीक, इसके बाद है आपका जैसे मोल। अगर मोलों की संख्या निकालनी हो तो मोलों की संख्या को हम लोग निकालते हैं भार बटे अणुभार से, भार बटे अणुभार से, इससे निकाल लेते हैं। और मोलों की संख्या को हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल n से। तो स्मॉल n बराबर आपका हो जाएगा W/m। ठीक, जहाँ पर W जो होता है आपका भार होता है, m जो होता है अणुभार होता है, n जो है वो क्या है मोलों की संख्या, और यह n जो होती है आपकी अवगाद्रो संख्या के बराबर होती है। जितना अवगाद्रो संख्या का भार होता है 1 मोल के लिए हम लोग लिख सकते हैं। देखिए 1 मोल बराबर आपका होता है अवगाद्रो संख्या के, तो अवगाद्रो संख्या का मान जो होता है आपका 6 इंटू 6.023 होता है, 6.023 इंटू 10⁻23 ये होता है। तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं 1 मोल की अगर बात किया जाए। कोई भी अगर कंपाउंड हो, अगर उसके 1 मोल की, जैसे मेथेन की 1 मोल की बात किया जाए तो आप कितना लिखेंगे 6.023 इंटू 10⁻23। यदि हाइड्रोजन की 1 मोल की बात किया जाए तो आप कितना लिखेंगे 6 इंटू 023 इंटू 10⁻23। समझ रहे हैं। जैसे अगर हम लोग बात करते हैं 12 को आप लोग कितना मानते हैं, 1 दर्जन कहते हैं कि नहीं, 1 दर्जन कहते हैं ना। तो 1 दर्जन तो लग रहा है बहुत छोटा है, कहने में तो छोटा लग रहा है, लेकिन उसमें है कितने 12 भाग है कि नहीं।
ऐसी तरीके से अगर हम लोग किसका क्या कहते हैं, अगर मान लीजिए कोई 20 वस्तु होती है तो उसे हम लोग क्या कह देते हैं, स्कोर्स, क्या कह देते हैं। लेकिन उसमें वस्तु है कितनी, 20 है कि नहीं, ठीक। लेकिन उसके एक की बात किया जाए तो आप कितना कहेंगे, 1/20 कहेंगे ना, ठीक। उसी तरीके से अगर मान लीजिए 1 मोल के लिए अगर बात करेंगे तो 1 मोल आपका रखा जाएगा हमेशा 6.023 × 10⁻23, ठीक है। अब इसके बाद देखिए इसमें आपको निकालना है प्रतिशत संगठन। तो प्रतिशत संगठन कैसे निकालते हैं इसको देखिए। और एक चीज और ध्यान देंगे आप, कभी भी अगर मान लीजिए कोई न्यूमेरिकल आया, यदि वहां मोल दिया है तब तो समझ जाएंगे कि स्मॉल n का मान दिया है। यदि ग्राम अणुक दिया है तब भी स्मॉल n का मान दिया है। यदि ग्राम दे दिया तो W का मान दिया रहेगा। किसका मान, W का मान दिया रहेगा। m का मान आप निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, अभी मैंने बताया कि आणविक द्रव्यमान को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे और जोड़ करके भाग दे देंगे तो n का मान निकल जाएगा, ठीक। तो देखिए प्रतिशत संगठन होता क्या है, प्रतिशत संगठन निकालते कैसे हैं। तो ये तो सबको पता है, किसी यौगिक का प्रतिशत संगठन तत्व के आपेक्षिक द्रव्यमान के 100वें भाग के बराबर होता है। कोई भी अगर यौगिक है तो उसका जो प्रतिशत संगठन होगा तत्व के या आपेक्षिक द्रव्यमान के 100वें भाग के बराबर होगा।